गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 2 में आज हम स्टार्ट कर चुके हैं। और बेटे मैंने लेक्चर 1 ऑलरेडी आप सबको बता दिया था, और लेक्चर 1 में आई हैव जस्ट गिवन द ब्रीफ आइडिया इन रिगार्ड टू सेक्शन ए दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने खाली 3 अक्षर ही पकड़े और उन्हीं को एक्सप्लेन करता गया, अलग अलग बातों से, अलग अलग एग्जाम्पल से। बेटे आज बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। देखा जाए तो आप रजिस्टर ओपन कर लें। रजिस्टर ओपन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेटर्स भी बाहर निकाल लीजिए, मैं भी अपना कैलकुलेटर ले आता हूँ, आप भी ले आइए। मैं भी भूलिए, आज मैं लेकर आ रहा। तो बेटे मैंने ये कैलकुलेटर अपना ले आया, आप भी लेकर आइए। क्योंकि ऐसा है, जब हम करेंगे सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ने वाले। जल्दी से बेटे। तो मैं भूपेश आनंद आप ही का आज लेक्चर नंबर 2 सेक्शन ए सीएम में यूएसए पार्ट 2 यूनिट 1 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का श्री गणेश कर रहा हूं। और ये लेक्चर 2 है। इन लेक्चर 1 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट स्टिल थोड़ा सा पार्ट लास्ट लेक्चर में रह गया था, मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करूंगा। बेटे आज के लेक्चर में मैंने 10 बातें बतानी है, छोटी छोटी सी, दादी माँ की छोटी छोटी सी 10 बातें। अगर आपने वो 10 बातें ध्यान से सीख ली तो आप समझ लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको समझ आ गया, और आज ही ये यूनिट कंप्लीट हो सकता है। तो लेक्चर 3 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वाइल्डे के, हॉक के, ग्लेम के, चैप्टर क्लोज। चलिए जी, देखते हैं आप कितना आज समझ सकते हैं। सेक्शन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यूनिट 1 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लेक्चर 2। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, छोटी सी, मैं सबसे पूछूंगा कि जब हम ऊपर से आते हैं तो कुछ भी लेकर नहीं आते, जो भी कुछ लेते हैं यहीं से लेते हैं। इसका मतलब हमें हमेशा भगवान को थैंक यू करना चाहिए। तो मैंने आज बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल। मैं उस ऊपर वाले को, जिसको भी मानते हो आप, जिस शक्ति को मानते हो, उस अल्लाह मियाँ को, उस गुरु नानक देव को, उस भगवान कृष्ण को, उस जिसको शक्ति को मानते हो, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। बेटे जब आप आए थे कुछ लेके नहीं आए थे। आज सीएम में यूएसए के लिए वो आपको गाइड कर रहा है कि यू शुड डू दिस, तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। सो आज मैं इस मटके की बात करूंगा। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक बड़ा सा मटका, इसमें से 3 छोटे छोटे मटके बाहर निकलेंगे। आज के इस लेक्चर में एक छोटा मटका, पहला बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ये मटका पूरा हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली टुडे आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर दैट, and then I will start with the next matka, that is ratio analysis, that is financial ratio analysis. In this I will be covering unit 2 as well as unit 3. Unit 3 भी profitability analysis है और unit 2 भी ratio analysis है। Then I will be covering with the third matka, and that is named as special issues, और उसको हम special issues बोलते हैं। ठीक है जी। स्पेशल इश्यूज का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इन्फ्लेशन, मतलब एरर, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबसे कहूँगा दोस्तों, मैं सभी बातें आप सबसे करने वाला हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि हम बात करते हैं बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप जब पहली बार किसी को मिलते हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं और एक अचानक एक लड़की एक मेट्रो स्टेशन से उसी बोगी में आती है जहाँ पर आप खड़े हैं, आप खड़े हुए हैं क्योंकि आपके पास सीट नहीं है। आप पहली बार उस लड़की को देखते हैं, फर्स्ट साइट, फर्स्ट लव नहीं हुआ, आप पहली बार देखते हैं, तो आपके मन में उसके लिए कुछ ना कुछ एक इंप्रेशन आता है या नहीं? बिल्कुल आता है। तो उस इंप्रेशन में मैंने कहा, आपने जो पहली बार देखा और अपने माइंड में कुछ सोचा, कुछ कैलकुलेशन की, उसी का नाम है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप जानते नहीं हैं, आपने ऊपर से देखा,
उसकी उसकी उसको फिजिकली देखा, उसकी ड्रेस को देखा, उसके हेयर्स को देखा, उसके फेस को देखा, उसके बैग को देखा, उसके शूज को देखा, और आपने एक मन में उसके लिए एक कैलकुलेशन की या एक इंप्रेशन बना लिया। तो मैंने कहा दैट इंप्रेशन इज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप गहराई में नहीं जा रहे, आप उसका नाम नहीं पूछ रहे, आप उसके बारे में नहीं पूछ रहे, आप वो पढ़कर ये नहीं पूछ रहे, उसकी एज क्या नहीं पूछ रहे, कहाँ रहती है नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं पूछ रहे। Just prima facie, you are watching that girl and you are having some impression in your mind. I will say that is named as basic financial statement analysis. तो आज हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि जब आप दो कंपनीज की बैलेंस शीट को देखेंगे, लेट इट बी पेप्सिको एंड लेट इट बी कोका कोला, लेट इट बी एप्पल कंप्यूटर्स एंड लेट इट बी Xiaomi. As an investor, how you can compare these two balance sheets? पेप्सी की सेल्स अलग है, पेप्सी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है, पेप्सी का ग्रॉस प्रॉफिट अलग है, पेप्सी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग है, पेप्सी का एबिडा अलग है, पेप्सी का ईबीआईटी अलग है, पेप्सी का ईबीटी, सब कुछ तो डिफरेंट है। एक घर में दो ट्विंस होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं बेटा। नो डाउट दीज आर बिलोंग्स टू सेम इंडस्ट्री। सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है पेप्सी को भी और कोका कोला भी। They are in the same industry. Apple Computers, Xiaomi, they are in the same industry. Then how to compare that? It is very difficult, you know. No doubt all balance sheet is given to me, all financial information is given to me, all balance sheet, income statement, cash flows, equity, सब कुछ मालूम है मुझे और सब कुछ given भी है. But as a common investor, as a mango people, how can, you know, even technical people, you know, it is very difficult sometimes to compare each and everything. आप कंपेरिजन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप पहली बार किसी को देखते हैं तो आप जो उस पर इंप्रेशन लगाते हैं, उसके बाद जो कंपेयर करते हैं, अब आपकी एक गर्लफ्रेंड है और आपने सामने उस लड़की को देखा तो आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड प्लस ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, बट यू कैन नॉट कंपेयर इट। हाउ कैन यू कंपेयर? दोनों का एज अलग है, दोनों की हाइट अलग है, दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, दोनों का स्कूलिंग अलग है, दोनों का कॉलेज अलग है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आज का ये जो लेक्चर है ना, इसी पॉइंट पे आधारित है कि दैट इवन इफ बोथ कंपनीज आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, even if both companies are doing same manufacturing business or they are providing services or they are doing same business, but still it is very much difficult to compare these two because it contains so many items. So in that case we have to prepare comparative or common size financial statements. मुझे उस केस में common size financial statements बनानी पड़ेंगी। आज मैं उन्हीं की बातें करूंगा। इसको हम कह सकते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आई कैन से कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे आज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का अगर नाम चेंज करना हो ना तो मैं इसका नाम काट दूंगा और लिखूंगा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहली बात आपके सामने आज लिख रहा हूं components of financial statements. I think in the last lecture first we discussed about components and you are aware of the components, and what are the components of financial statement. The first component is balance sheet. So we will see balance sheet of Coca-Cola. Second component is income statement. We will see the balance sheet of income statement of Coca-Cola. The third is statement of cash flow. हम देखेंगे आज cash flow Apple Computers का. Fourth is statement of comprehensive income. हम आज देखेंगे statement of comprehensive income of Xiaomi and statement of changes in equity. We will see to that. It means there are 6 types of components which are there must, you know, in case of a financial statement. तब हम कहते हैं भाई financial statement पूरा है। आप खाना खाते हैं तो पापड़ भी है, चटनी भी है, अचार भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, चपाती भी है, तो फिर आप कहते हैं कि यू हैव डन होलसम डिनर और लंच, आपने पूरा भरपूर खाना खाया। Similarly, when I say financial statements, it means it should be composite of these items, these statements. Then only I can say it is a full proof, conclusive financial statements. तो पहला पॉइंट लिखना है बेटे। आज 10 बातें तो बतानी है, पहली बात तो बता भी दी। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं भूपेश आनंद बैलेंस शीट को एक छोटी बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर सकता है। अभी हम देखेंगे बेटे, लास्ट लेक्चर में पेप्सिको की बैलेंस शीट देखी थी, कितनी बड़ी सी बैलेंस शीट थी।
इसी तरह से एप्पल कंप्यूटर्स के देखेंगे, बहुत बड़ी सी बैलेंस शीट है, Xiaomi की बहुत बड़ी सी बैलेंस शीट है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बर्ड आई व्यू से देखूं तो आई कैन से दैट बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हैं इस बैलेंस शीट में। 3 parts are there in the balance sheet. First is from where you are getting the funds, that is sources of funds. बेटे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं sources of funds, that from where you are procuring funds. And this part is uses of funds. It means when I say uses I mean assets. बेटे पैसे मैं कहाँ से ला रहा हूँ? आई एम गेटिंग फंड फ्रॉम ओनर्स इक्विटी और फ्रॉम बोरोवर्स फंड। तो मैंने लाइबिलिटी साइड एस में लिखा, सोर्सेज में लिखा ओनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब आगे ब्रेकअप नहीं कर रहे लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इक्विटी के भी बड़े सारे पार्ट्स हैं, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया, अ बर्ड्स आई व्यू दैट बैलेंस शीट कैन बी ऑफ आई कैन 3 सेक्शंस, 3 पार्ट्स ऑफ अ बैलेंस शीट। अब ये पैसे आए और आपने कहाँ यूज किए, वो एसेट्स है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। तो फुल बैलेंस शीट आई कैन वॉच इन दीज 3 कंपोनेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ठीक है सर, ये बात पता थी, फिर भी बता दी। थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जब ये बातें पता होंगी। ये बैकग्राउंड म्यूजिक में चलते रहना चाहिए। थर्ड इज इनकम स्टेटमेंट। बेटे 11th क्लास से आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट की। यहाँ पर क्रेडिट साइड होती थी, यहाँ डेबिट साइड होती थी, सेल्स वगैरह लिखते थे, फिर यहाँ एक्सपेंसेस लिखते थे, प्रॉफिट निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। फिर कुछ बड़े हुए, आपको पता चला कि एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। फिर और बड़े हुए, आपको पता चला कि एक अर्निंग आफ्टर टैक्स भी होता है। फिर और बड़े हुए, आपको पता चला कि कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस भी होती हैं। फिर और बड़े हुए, डिसकॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। इट मींस बेसिकली इफ आई सी इनकम स्टेटमेंट में बड़ी सारी आइटम्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पेप्सिको में देखा। बट आई कैन से अगेन देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अ इनकम स्टेटमेंट। एक तो मैं कहूँगा जी रेवेन्यू होता है, एक कहूँगा एक्सपेंसेस होते हैं, और एक कहूँगा अदर इनकम्स होती हैं। दीज आर द 3 सेक्शंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू का मतलब क्या है? द समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी बिजनेस। एप्पल कंप्यूटर्स का प्राइमरी बिजनेस से, लैपटॉप सेल से, मोबाइल सेल से, आईपॉड से, दैट इज नेम्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम द प्राइमरी बिजनेस। बट एप्पल कंप्यूटर्स ने एक लैंड परचेज किया था यूएस से, न्यूयॉर्क में, और वो लैंड सेल कर दिया, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ। आई विल नॉट से दैट एप्पल कंप्यूटर्स के लिए वो प्राइमरी बिजनेस है, दैट इज सेकेंडरी बिजनेस, और दैट इज नॉट प्राइमरी। आई विल से बैंक ऑफ अमेरिका का मेन बिजनेस है टू रेंडर सर्विसेज। तो मैंने यहां पे लिखा है रेवेन्यू मींस रेवेन्यू फ्रॉम प्राइमरी ऑपरेशंस। रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम प्राइमरी ऑपरेशंस। तो मैंने आई थिंक आई हैव गिवन द एग्जांपल्स आल्सो, सेल ऑफ गुड्स or rendering of services. If I am a service industry, I will be giving you services, I am rendering my services, so that is my primary. And if I am manufacturing goods, that is my primary. तो मैं आ गया जी सेकेंड पार्ट में एलिमेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस। सेकेंड एलिमेंट है एक्सपेंसेस का। It means whenever I am doing something, I have to incur some expense. It means expense means amount incurred for primary activities. अगर मैं कोई मैन्युफैक्चर गुड सेल कर रहा हूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है that will be my expense. If I am rendering services, it means any cost which I am incurring for those services, that is my expense. तो आप एक बार प्लीज बेटे सब के सब बच्चे, कसम होगी आपको, ये थर्ड पॉइंट आप ऊपर लिखें, एलिमेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अभी तो एक मोटा मोटी आइडिया ले रहे हैं, अभी हम बैलेंस शीट्स देखेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स की देखेंगे, Xiaomi की देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट के 3 ब्रांचेस बना दी मैंने, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अदर इनकम। रेवेन्यू आपने लिख लिया है, एक्सपेंसेस के नीचे लिखिए एक्सपेंसेस ऑन प्राइमरी ऑपरेशंस ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। बेटे लेबर कॉस्ट है, सैलरी है, फैक्ट्री रेंट है, रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, सारा। ठीक है जी, ड्यू टू इन रिलेशन टू सर्विस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है जी। एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज अदर इनकम्स। अदर इनकम नॉट ड्यू टू प्राइमरी ऑपरेशंस। बेटे अदर इनकम नॉट ड्यू टू प्राइमरी ऑपरेशंस, इट मींस अदर देन प्राइमरी। आप एज ए सीएम में यूएस से अर्न करोगे, जो भी सैलरी मिलेगी, दैट इज योर प्राइमरी एक्टिविटी।
बट आपने क्या किया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोचिंग भी स्टार्ट कर दी, सीएमए यूएसए की कोचिंग देनी भी स्टार्ट कर दी, तो वहां से जो रेवेन्यू आएगा दैट इज सेकेंडरी। अब मेरा मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, टू रेंडर द वीडियो लेक्चर्स, टू रेंडर द ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, फिजिकल क्लासेस ऑफ ऑल दिस 5 ग्लोबल कोर्सेज। तो इससे जो भी पैसे आ रहे हैं दैट इज माई प्राइमरी, इसके अलावा जो भी कुछ आ रहा है दैट इज सेकेंडरी। ठीक है जी, तो मैं 4th पार्ट में आ गया जी। अब हमें ये समझ आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सीएमए यूएसए, आई वांट टू एनालाइज दोज बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स। बेटे जैसे कहते हैं ना कि एक 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 मोती कहाँ छुपा होता है बेटा, सीप के अंदर, वो ढूंढना पड़ता है। सोना कहाँ होता है, जमीन के अंदर, कोयले के अंदर डायमंड होता है। इसी तरह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने दे दी, बट बेटे उसको आपको हिडन ट्रांजैक्शंस, उसकी इंटरप्रिटेशंस, उसकी रिलेशनशिप्स, उसके कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। Then only you will able to understand actually what this balance sheet wants to say, because balance sheet also wants to communicate something, but the point is that communication channel is only being understood by that management accountant. So as a management accountant, you have to watch, you have to analyze, you have to compare, you have to interpret, you have to relate the accounting figures within balance sheet or from balance sheet with income statement. That is named as financial statement analysis. तो लिखिए जी, 4th पार्ट लिख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इंटरप्रिटेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स, रेलेवेंस, इंपैक्ट, कंपैरिजन एंड अदर हिडन इंफॉर्मेशन। छुपी हुई चीजों को निकालना, उस बातों का इंटरप्रेट करना। जैसे एक लड़का और लड़की जब शुरू में मिलते हैं रिंग सेरेमनी के बाद, अभी मैरिज नहीं हुई, तो हर एक स्टेटमेंट का मतलब निकालना। लड़की घर जाकर हर स्टेटमेंट जो लड़के ने की उसको एनालाइज करेगी कि उसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, अपने आप उसको एनालिसिस स्टोरीज बनाएगी। दैट इज एनालिसिस। Similarly, as a management accountant, as a CMA USA, I want to find out the hidden transactions, the hidden information, the liquidities, the solvencies, the informations, the profitabilities, the trend. All that is financial statement analysis. ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 4 बातें मैंने बता दी जी। 5वीं बात अब आपको लिखनी है बेटे, 5वीं बात लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे एक बात ये पूछता हूं कि कोविड-19 वायरस पूरी दुनिया में हुआ और कोविड-19 के टेस्ट भी हुए। इंडियन ने भी टेस्ट कराया, नाइजीरियन ने भी टेस्ट कराया, अफ्रीकन ने भी टेस्ट कराया, अमेरिकन ने भी कराया, रशियन ने भी कराया, पाकिस्तानी ने भी कराया, सबने कराया, क्योंकि सभी की बॉडी में ब्लड है। अच्छा, सभी की बॉडी में ब्लड है और ब्लड के एक ही तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के एक ही तरह के फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स की हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि इस व्यक्ति को कोविड है या नहीं। इट मीन्स एक अफ्रीकन अगर दिल्ली में आकर टेस्ट कराएगा, देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर ही सफरिंग फ्रॉम कोविड और नॉट। इट मीन्स देयर इज अ कॉमननेस। बेटे ब्लड कॉमन है, ब्लड के फीचर्स कॉमन है, इसलिए आप कहीं भी इस दुनिया में जाएंगे तो यू कैन गेट योर बॉडी टेस्टेड। सिमिलरली, इफ आई वॉच द बैलेंस शीट, if I read the financial statements of a company, no doubt they are prepared as per US GAAP, they are prepared as per IFRS, but still I will not able to compare, two companies. मैं 2 कंपनीज को कंपेयर ही करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, because there is lot of financial information involved in that. एंड इवन 2 कंपनी तो छोड़ दीजिए, एक कंपनी की इंफॉर्मेशन को भी मैं लास्ट टू ईयर से कंपेयर नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब एज अ ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फॉर टेस्टिंग कोविड-19 आप कहीं भी उस दुनिया में टेस्ट करा सकते हैं। सिमिलरली, देयर शुड बी अ टेक्निक in financial statements also, in finance world also, so that I can compare the financial statement of Apple with financial statement of Xiaomi, with financial statement of Samsung, with financial statement of
other mobile company, new company. Similarly, I can compare easily, you know. There has to be a technique, there has to be a tool, there has to be a way so that I can compare the balance sheet, the financials of PepsiCo with Coca-Cola. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बताओ. मैं आपको अभी बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ. आप जरा पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए ना. मैं तो चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा. मैंने ये यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की साइट निकाली है. मैं बार बार बोलता हूँ ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन. तो अमेरिका में, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारी इंडिया में सेबी है वैसे अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है जी. द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस इज टू मार्केट मैनिपुलेशंस, टू चेक मार्केट. ये तो ठीक है. अभी मैंने आपको जो दिखाना है ये मैं दिखा रहा हूँ जी. बेटे ये Xiaomi कॉरपोरेशन की मैंने आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख दी. मैंने ये आपके सामने इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को रख दिया है, Xiaomi की. अब टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है Xiaomi का इतना, रेवेन्यू दिया हुआ इतना, अदर रेवेन्यू इतना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना, सेलिंग इतना. आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है. ईदर दे हैव प्रिपेयर्ड, मस्ट हैव प्रिपेयर्ड एज पर IFRS और यूएस गैप्स, बट बिकॉज इट इज अ चाइनीज कंपनी, इनकी अपनी चाइनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हो सकती है और IFRS हो सकती है. दे विल नॉट गो ओवर यूएस गैप्स. बट द पॉइंट इज इन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट ये बनाई है. ठीक है जी. मैं आपसे कहता हूँ ये एप्पल कंप्यूटर्स की है. ये एप्पल कंप्यूटर्स की मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूँ. और ये इनकम स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूँ तो बेटा टोटल रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनकम है, नेट ऑपरेटिंग दिस है, प्री टैक्स इनकम है, डाइल्यूटेड है, बेसिक EPS है. अब इतनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन है. आई एम ए नॉर्मल इन्वेस्टर, आई एम ए मैंगो पीपल. मैं एक आम आदमी हूं. मुझे Xiaomi में या एप्पल में कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं. हाउ कैन आई इन्वेस्ट? आई कैन नॉट कंपेयर इट बिकॉज देयर हैज टू बी कॉमन बेस. कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तब तो मैं इजीली कंपेयर कर पाऊंगा. तो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम. तभी तभी किसी ने अवतार लिया. तो आप ये समझ लीजिए, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको हमने कहा बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, विच इज इक्वल टू comparative financial statement analysis. Either I can say it as basic financial statement analysis or I can name it as comparative financial statement analysis. मैंने कहा जी इसके दो पार्ट्स हैं. एक है वर्टिकल एनालिसिस, जब हम दो कंपनीज एक ही तरह की जैसे एप्पल और Xiaomi को मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बेटे इनकी बैलेंस शीट्स और इनकी इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकता हूं. जब मैं दो कंपनीज को एक इंडस्ट्री में कंपेयर करता हूं तो आई विल से इट इज नेम्ड एज वर्टिकल एनालिसिस. बट इफ एप्पल कंप्यूटर्स की ही इंफॉर्मेशन को मैं लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा हूं, कीपिंग 1 year एज द बेस ईयर, आई विल से दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. आई रिपीट, my dear friends, there has to be some common, then only I can compare, I can then only analyze, or analyst will easily compare. So there is a new concept named as basic financial statement analysis, which is also named as comparative financial statement analysis. Now it consists of two parts. One is vertical and second is horizontal. When I say vertical क्या होता है बेटे? Vertical क्या होता है? एक कंपनी एक ही इंडस्ट्री में है, उसी तरह की दूसरी कंपनी उसी इंडस्ट्री को कंपेयर करना. जैसे पतंजलि को डाबर के साथ कंपेयर करें, जैसे कोका कोला को पेप्सी के साथ कंपेयर करें, जैसे एप्पल को Xiaomi के साथ कंपेयर करें, इसको वर्टिकल बोलेंगे. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट, 6 पॉइंट लिखिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बिटवीन टू कंपनीज. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कंसेप्ट came which is named as comparative financial statement. So मैं अब ये बता रहा हूँ why there is a need, ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी कि आपको comparative financial statements बनानी है. Because I want to compare two companies within the same industry and I want to compare the two periods within the same company, not industry, same company. So
सो दोज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट सर्व द पर्पस, तो मुझे कुछ फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी, फेयर एंड हैंडसम लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, 7th पॉइंट लिखना शुरू किया। बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन डील विद कंपैरिजन इश्यूज। आई रिपीट, बेटे जब लिखते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं खाली वायले को दिखाऊं और वायले से बोलना शुरू कर दूं। जैसे मैंने वायले को निकाला, अभी दिखाता हूं, वैसे वायले से मैंने क्वेश्चन कराना भी है। ग्लैम को निकाला या हॉक को निकाला, वहीं पे बोल दिया, लिख लिया। भाई साहब मैं ही नहीं लिखूंगा तो आप तो लिखोगे नहीं, आप तो बेशरम हो। और मैं लिखूंगा और खड़ा होकर पढ़ाऊंगा तो आप बेशरम में बैठ कर तो एटलीस्ट पढ़ोगे और लिख भी लोगे, और लिखोगे तो ज़्यादा बातें समझ आएंगी। इवन इफ यू आर डूइंग CMA USA, बट स्टिल बेसिक लॉजिक तो वही है यार, बेसिक टेक्निक्स तो वही है। प्रैक्टिस, लिखना, वर्ड में फाइल्स बनानी। तो चलिए 7th पॉइंट लिखिए, बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, एप्पल की भी और Xiaomi की भी। मैं क्या करूंगा, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा वर्टिकल एनालिसिस से। तो वही बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन इजीली कंपेयर विद द इश्यूज। सो आई कैन कंपेयर एप्पल विद एप्पल्स, आई कैन कंपेयर ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। मैं गधों को गधों के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, गधों को घोड़ों के साथ कैसे करूंगा? भाई क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसको मैं क्लास 12th के स्टूडेंट के नॉलेज के साथ कैसे कंपेयर करूंगा? कॉमन तो होना चाहिए ना। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ऐलान करता हूं कि दीज आर द रीजंस फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Now, what I mean by comparative financial statement analysis, लिख लीजिए 8 पॉइंट है, लिख लीजिए। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में लिख रहा हूं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेज में ऐसे ही लिखना बेटा, जैसे मैंने लिखा ना बिल्कुल वैसे ही। वर्टिकल के नीचे लिखिए कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाल रंग का एरो बनाया, यहां पर आ गया। पहले वर्टिकली लिखिए, परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट साइज कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री कैन बी कंपेयर्ड इन द सेम इंडस्ट्री। ये लिखना जरूरी था, शायद मेरे से मिस हो गया, मैं रिपीट करूंगा, अभी दोबारा जाऊंगा आराम से। ये था बेटे, ये था 8th पॉइंट था बेटा। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल एनालिसिस है, एक हॉरिजॉन्टल है। पहले आप वर्टिकल लिख रहे हैं, वर्टिकल के नीचे एरो डाल रहे हैं, एरो के नीचे लिख रहे हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आ रहा, बेटे मैंने समझाया है ही नहीं तो समझ क्या आएगा? ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए और वहां लिखिए परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट साइज कंपनीज कैन बी कंपेयर्ड इन द सेम इंडस्ट्री। वर्टिकल मीन्स हम 2 तरह की कंपनीज को, एक ही इंडस्ट्री में 2 तरह की कंपनीज हैं, 2 कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। एप्पल विद Xiaomi और एप्पल विद सैमसंग और एप्पल विद एनी अदर मोबाइल कंपनी। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल क्या है? कॉमन बेस ईयर स्टेटमेंट्स। एक ही कंपनी होगी, उसके जैसे एक बच्चा है, उसने 12th क्लास में कैसा परफॉर्म किया, 11th में कैसा किया, 10th में कैसा किया, 6th में कैसा किया, 5th में कैसा किया, पूरी हिस्ट्री निकाल लेंगे भाई साहब उसी बच्चे रामलाल की। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बट वर्टिकल क्या है? रामलाल को मैंने श्यामलाल से कंपेयर किया, दोनों 12th में, या एक 12th में एक 10th में, या दोनों 12th में, ऐसा मान के चलिए। और बंटी को बबली से कंपेयर किया, बंटी और बबली एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। बट खाली बबली को कंपेयर करूं कि बबली की परफॉर्मेंस केजी से आज तक क्या हुई, इट इज हॉरिजॉन्टल। इट एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ डाटा फॉर अ सिंगल कंपनी। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, इट एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ डाटा फॉर अ सिंगल कंपनी। ठीक है जी। मैं आ गया जी वर्टिकल कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में। एक बात छोटी सी बस लिखनी है, मैं अभी आपके सामने ग्लैम की बुक निकालूंगा, सॉफ्ट कॉपी निकालूंगा और ग्लैम से करके दिखाऊंगा, अपनी पीपीटीज भी निकालूंगा, वहां से करके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आपके पास ग्लैम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लॉजिक समझ रहे हैं। पहले लिख लीजिए वर्टिकल कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, बड़ी सिंपल सी हैं जी। टोटल एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड नेट सेल्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। बेटे बैलेंस शीट का हीरो कौन है?
टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट किससे होती है? सेल से, रेवेन्यू से। बेटे सेल नहीं है तो सारी इनकम स्टेटमेंट खत्म है। आत्मा, इनकम स्टेटमेंट की आत्मा सेल्स है, और बैलेंस शीट की आत्मा टोटल एसेट्स है, टोटल रिसोर्सेज हैं जो आपने कंट्रोल की। तो हम क्या करेंगे, इस आत्मा को पकड़ लेंगे, सोल को पकड़ लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्स विद इन, ऊपर लिख लीजिए, पहले ए पार्ट लिख लीजिए, अब बेस अमाउंट। हम बैलेंस शीट में एसेट्स को बेस बनाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट में जब हमने वर्टिकल एनालिसिस करना है तो सेल्स को बेस बनाएंगे। ठीक है जी। इज वैल्यूड एट 100%। ठीक है, आराम से बेटे, कुछ जल्दी नहीं है। वर्टिकल कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अ बेस अमाउंट, total assets of balance sheet and net sales on income statement is valued at 100%. Elements within the statement are expressed as a percentage of the base amount. लिख लें, अभी करके दिखाऊंगा। एलिमेंट्स विद इन मतलब उसी इनकम स्टेटमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जैसे एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, जैसे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उनको हम सेल्स के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। अभी बता देता हूं, लिख तो लो यार। चलो जी, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले वर्टिकल को पूरा समझेंगे। जैसे मैं कहता हूं जी, ये आपके सामने है, मैंने इनकम स्टेटमेंट वैसे ही रख दी, ऐसी रख दी। ये इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स पहले होती है जी, गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस। अभी हमने देखा था एप्पल की और Xiaomi की ऐसी थी। ठीक है जी। एबिटा आ गया, अभी मैंने बताया नहीं पूरा एबिटा। अमोर्टाइजेशन, EBIT, इंटरेस्ट एक्सपेंस, EBT, टैक्सेस, ये आ गया आपके सामने। अगर मैं आगे थोड़ा सा चलूँ और मैं चाह हूँ कि आपको थोड़ा सा वर्टिकल चलिए ऐसा करते हैं, वो मैंने शीट नहीं बदली, ऐसा दिखाया भी कुछ नहीं, को टेंशन मत लेना आप। वो हमारे को वो मिली नहीं स्लाइड, इसलिए कुछ दिखाया नहीं, को टेंशन मत लीजिएगा, कुछ मिस नहीं हुआ। अभी दिखा रहा हूँ बेटा, स्लाइड्स बनाई है। पहले आपको जो समझाना है उसी की वो स्लाइड दिखा दूँ। मैं वैसे पहले निकाल के रखता हूँ, पहली बार नहीं निकाला, देखिए दिक्कत आ रही है। बड़ी सारी स्लाइड बनाई है बेटा, बड़ी मेहनत की है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत की है। ये बेटा कंसेप्ट नंबर 7, ये देखो। ये आ गया बेटा, थोड़ा सा बेटा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा जब मैं ये बताऊंगा। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना नहीं है बेटे, आप खाली आराम से पहले देखिए। हॉरिजॉन्टल तो मैंने बताया नहीं अभी आपको,
ये देखिए जी, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, मैंने लिखा जी ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, ठीक है। इसी तरह से ये नॉर्मल बैलेंस शीट है और ये कॉमन बैलेंस शीट है, और ये अच्छा मेरी गलती है जी, इसमें ये बैलेंस शीट नहीं है बेटा, ये नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है और ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। ऊपर वाली तो बैलेंस शीट ही है। अब ध्यान से देखो, आप सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स लिखा है जी 2024 $14,800, कॉक्स $9,600, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000, टैक्सेस वगैरह वगैरह जो भी दिया 2005 की भी दी हुई है। अगर मुझे कॉमन बनाना हो तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स जो है वो आत्मा है। सेल्स को हम 100 मान लेंगे, अगर मैं सेल्स को 100 मान लूं, यहां पे भी और यहां पर भी देख लीजिए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उसके रिलेटिवली कैलकुलेट करूं, जैसे 14,000 इंटू 100 अपॉन 19,500, ये आ गया जी 71, तो मैंने ले लिया 72%। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, 2000, मैं 2025 का ही निकाल रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर, निकालिए। 5500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19,500, ये आ गया जी 28.2, ये ले लिया हमने 28%। करके देखिए, बड़ा इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं। आपने सेल्स को 100% मानना है और बाकी सभी एलिमेंट्स को सेल्स के कंपैरेटिवली कैलकुलेट करना है और आपके सामने फिगर आ जाएंगी। फिर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई यहां पर 72% है कॉस्ट और यहां पर 66% है। अब एक कॉमन इन्वेस्टर ये देख सकता है कि पिछली बार कॉस्ट 66% थी, अब 72% हो गई। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? क्या सेल्स भी उतनी बड़ी है? लेकिन सेल्स तो 100% ही है। तो हम ये देख सकते हैं कि पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया है। सो दिस इज अ एनालिसिस वी आर डूइंग एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। इसके बाद अगर आप देखें, ग्रॉस प्रॉफिट 34% है और 28% हो गया। इसका मतलब देयर इज अ डिक्लाइन इन द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम 2024 to 2025. Why? There is a reason why whether sales has decreased, whether cost of goods sold has increased, whether expenses have increased, whether I have decreased selling price. So I can say, I can analyze the reasons. So this is named as vertical analysis. अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। इफ आई प्रिपेयर दिस, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा। आई एम प्रिपेयरिंग इनकम, मैंने इनकम स्टेटमेंट एप्पल की इस तरह से बनाया और Xiaomi का भी ऐसे ही बना दिया, और उसके बाद मैंने Xiaomi और एप्पल कंप्यूटर्स को कंपेयर किया। मैं जैसे यहाँ पे 2024 और 2025 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एप्पल भी लिख सकता हूँ और यहाँ Xiaomi लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप बैलेंस शीट को देखें, बेटे ये मैंने वैसे पीपीटी में बनाई है, कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, टोटल एसेट्स हैं जी 6800। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की जान होती है एसेट्स, तो मैंने कैश को 100/6800 करा और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया इंटू 100/6800। ये आ गया जी 1.47, 100/16,800, सॉरी 100/6800, ये आ गया जी इंटू 100, 14.70, इसको हमने ले लिया 15%, तो 2300/6800, 1500/6800, 2000/6800, ये आपके पास परसेंटेज आ गई। सिमिलरली यू हैव कैलकुलेटेड परसेंटेज फॉर 2024 ऑल्सो, आपने उसके लिए भी निकाल लिया। तो दिस इज वर्टिकल एनालिसिस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने लिखा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट शोज ईच कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड
कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज ईच कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। ये बात अभी अभी हमने देखी ली। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल बेटे ये रहा, हॉरिजॉन्टल में मैं क्या कर रहा हूं, अभी लिखा नहीं है फिर भी बड़ा इजी है। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करेंगे, एक ही कंपनी के रिजल्ट्स पिछले 10, 12, 15 सालों से कंपेयर करेंगे और उसमें एक ईयर को बेस ईयर मान लेंगे। जो एक ईयर बेस ईयर होगा उसको 100 लेंगे, बाकी ईयर्स का कंपैरेटिव भी देखेंगे। वी कैन सी द ट्रेंड कि ट्रेंड कैसा आ रहा है। जैसे डॉक्टर ईसीजी करता है तो पिछले एक साल की ईसीजी को चेक करेगा एक ही पेशेंट की, तो वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड कि ब्लॉकेज कितनी है, ये प्रॉब्लम कितनी है, वो कितनी है। इट मीन्स एक ही पेशेंट है, एक ही कंपनी है, बट उसके पिछले सालों को कंपेयर कर रहे हैं, उसका नाम है बेटे हॉरिजॉन्टल। आप देखिए जी यहां पर कैश 800 है, फिर 1000 है, फिर 1200 है, 27 है। इन्वेंट्री पीपीई कॉमन साइज में हम क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं और सपोज करते हैं इफ आई वांट टू टेक बेस एज 2025, जनरली क्या होता है हम लास्ट ईयर को बेस बनाते हैं जो ओल्डेस्ट ईयर है। तो 2025, 2026, 2027 में 2025 इज अ बेस ईयर। अब आप चेक करिए, इसको 111 कर दिया, इसका कंपैरेटिवली कैश 26 में कितना हो गया। तो बेटे इसको बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बेस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो मैं 1000 डिवाइडेड बाय 800 ये कर दिया जी 1.25। मैंने एक बात बोल दी, किसी बच्चे ने ध्यान से सुनी भी नहीं। मैंने कहा बेस, बेबी को बेस पसंद है, जो ईयर आप बेस ले रहे हो वो डिनोमिनेटर में आता है। बेस इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर से जब फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस कराऊंगा तो उसमें हर रेशियो में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बेटे बेस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो जब आपने ये ले लिया तो 1.25 समझ आ गया। अब आप देखो जी 1500 और ये 900, तो मैं क्या करूंगा, 900 डिवाइडेड बाय 1500 ये आ गया जी 0.60। ये लो, नाउ आई कैन रिलेट कि भाई पिछली बार कैश 1 था, इस बार आपका कैश का बैलेंस 1.25 है। इट मीन्स एक कॉमन मैन भी समझ आएगा कि दैट दे आर कीपिंग मोर कैश। जो हमने लास्ट क्लास की पेप्सिको में देखा था कि कैश बैलेंस के उन्होंने बार ग्राफ बना दिए थे। इन्वेंटरी, अब देखिए इस कंपनी ने इन्वेंट्री का बैलेंस कम कर दिया है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आइए थोड़ा सा पहले लिख लें हॉरिजॉन्टल के ऊपर, फिर चलते हैं। लो जी हॉरिजॉन्टल के ऊपर लिखो, हॉरिजॉन्टल और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अभी ग्लैम से भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज वेरिएशन एनालिसिस और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ट्रेंड एनालिसिस। तो लिखेंगे इट कंपेयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यूज, सारे नहीं जो की वैल्यूज होती हैं, क्योंकि उन्हीं को पकड़ लिया, की मैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, चाचा चौधरी, अगर उसी को पकड़ लिया तो बाकी तो सब अपने आप ही समझ आ जाएंगे। जैसे मैंने सेल्स को पकड़ लिया, कॉक्स को पकड़ लिया, ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ लिया, तो बेटे जब मैंने राजा को पकड़ लिया तो अपने आप रानी और बाकी सब आ जाएंगे। तो की एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तो वही लिखा है इट कंपेयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स इन द सेम कंपनी ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स। एक ही कंपनी में अलग अलग ईयर के पीरियड में कंपेयर करते हैं। रिस्पेक्टिव फिगर्स ऑफ द फर्स्ट पीरियड आर ट्रीटेड एज, फर्स्ट पीरियड मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट है उसको हम जनरली बेस ईयर मानते हैं। तो वहां पर यही बात लिखी है, आप लिखिए बी पार्ट में रिस्पेक्टिव फिगर्स ऑफ द फर्स्ट पीरियड आर ट्रीटेड एज द बेस वैल्यूज। जैसे मैंने अभी 2025 की वैल्यूज को बेस ईयर माना, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स आर इंडेक्स्ड, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर ऑल द फ्यूचर ईयर्स इज इंडेक्स्ड ओवर द बेस वैल्यू, and corresponding figures for all future years is indexed over the base value। और ये फॉर्मूला भी अभी देखा, वैसे फॉर्मूला रटना नहीं है, मैंने कहा जी बेस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है जिसको बेस लेते हो। जैसे बीटा में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट बेस में लिया था तो डिनोमिनेटर में आया था। आप कभी भी चेक करिए, बेस इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। तो जिस ईयर को आप बेस ले रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे लिखिए, ऊपर वाली न्यू ईयर लिखिए इनटू 100। हॉक वालों ने इसका फॉर्मूला बना दिया है, फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिए जी, मैं
इस समय आपको ग्लैम में लेके जा रहा हूँ, और ग्लैम में मुझे बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन लगा, वो मैं कराना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से ये एनालिसिस कराया है। ये देखिए, ये देखिए, ये कह रहे जी ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। ग्लैम नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, आप मानिए एक बार सेकंड के लिए देख रहे हैं, ठीक है जी। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ये करंट ईयर की है, ये प्रीवियस ईयर की है। अगर मैं ये दे दूं तो बेटे एक इंसान को समझ नहीं आएगा इतना। मैं क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, इसका मैं कॉमन साइज वर्टिकल एनालिसिस करूंगा और सेल्स को 100 ले लूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसके 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 सबको सेल्स के रिस्पेक्ट में उसकी परसेंटेज निकालूंगा। भाई जब मैंने कहा सेल्स 100 है, अच्छा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतनी सेल्स थी तो इतनी कॉस्ट थी। अगर सेल्स 100 है तो कितनी कॉस्ट होगी या कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन उस फॉर्मूले में नहीं जाना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आप देखिए ये हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी 8.3, अब यहाँ पर आ गया 5। अब इससे हमें पता चल सकता है कि वी हैव देयर इज अ इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट। और एक्सपेंसेस में ये है, जनरल एक्सपेंसेस देखिए पहले 0.7 थे अब 0.8 है। अदर रेवेन्यूज देखिए पहले 0 था अब 1.1 है। अदर एक्सपेंसेस देखिए पहले 0.7 थे अब 1.9 है। इट मीन्स आई कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया इन रिगार्ड टू वेयर द कंपनी इज गोइंग विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, with the help of common size financial statements, with the help of comparative financial statements। होप आपको बात समझ आ रही है। ऐसे ही उन्होंने बैलेंस शीट को किया है। बेटे बैलेंस शीट का टोटल उन्होंने इतना लिया है तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और ये परसेंटेज निकाल दिया। करके देख लीजिए, मैं एक सेकंड रुका हूँ, कैलकुलेटर आपके हाथ में। करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। अब हम आगे जी हॉरिजॉन्टल, भी बड़ा अच्छा सा समझाया इन्होंने। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, एक ही कंपनी को पकड़ते हैं जी, जैसे मैंने अभी बताया, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर को बेस ले लेंगे, इसको न्यू ईयर ले लेंगे। तो प्रीवियस ईयर को बेस ले लिया तो 1800 अपॉन 1400 इंटू 100। और अच्छा सेकेंड ईयर ये है, सॉरी, तो इसको बेस लेंगे ना फिर, क्योंकि सेकेंड ईयर ये है। आराम से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मान लेते हैं 3 इन्फॉर्मेशन दी हैं, एक आपको करंट ईयर दिया है, एक प्रायर ईयर दिया है, एक सेकंड प्रायर ईयर दिया है। तो सेकंड प्रायर ईयर को बेस मानेंगे, ठीक है जी, उसको बेस मानेंगे। तो देखिए इन्होंने इसको 100 माना तो इसके हिसाब से 1400 ये है, 1500 ये है, तो 1400 डिवाइडेड बाय 1500 ये आ गया जी 93.33। मुश्किल है ही नहीं यार। इसी तरह से मैं 1800 करंट ईयर का ले रहा हूँ, 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ गया जी 120%। बात समझ आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर 120% सेल्स थी, यहाँ 100 थी, पहले कम हुई फिर बढ़ गई। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? As a management accountant, I can find out why there is an decrease in sales in the last year and now there is an increase in sales. What are the reasons for that? Whether selling price has been increased, whether we have introduced a new product for that, whether we have appointed a brand ambassador, क्या कारण है, किस वजह से सेल्स बढ़ी है, तो उसको बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। तो बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और इससे पहले जो बताया वो वर्टिकल है, बड़ा ही ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं हॉक के और वाइले के बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।